तैयारियों को लेकर के बात कर रहे हैं। अब आपने भी सुना कि शबनम जी ने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने पूरी तरीके से तैयारियां की है, लेकिन विपक्ष का कुछ ना ही कुछ रैली की और ना ही जनता के बीच कोई गया, जमीनी स्तर पर कोई ऐसी तैयारी नहीं थी। सबसे पहली चीज आलोक जी ये है कि जिसको समझ में आता है कि वो वोट पाने लायक नहीं है, वो अपने बड़े से बड़े नेताओं को लगाता है। हम लोग तो कार्यकर्ता वाले लोग हैं, कार्यकर्ताओं पर विश्वास करते हैं। और आपको याद होगा इससे पहले 2 उपचुनाव हुए, जो एक विधानसभा का था उसमें हमने एक सीट भाजपा से चुनी थी और एक बसपा से चुनी थी, उसमें भी कोई प्रचार प्रसार के लिए बड़ा नेता हमारा नहीं है। दूसरी चीज हम आपको बतावें कि जब लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, गोरखपुर जैसी ऐतिहासिक सीट और फूलपुर जैसी ऐतिहासिक सीट, कैराना जैसी सीटें हमने जीती थी, उसमें भी आपने देखा था। देखिए हर आप पार्टी की एक अपनी टैक्टिक्स और टेक्निक होती है और कौन अपने कार्यकर्ता पे ज्यादा विश्वास करता है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है। चुनाव परिणाम जब आएंगे तो आपको ये सारी चीजें उल्टी हुई नजर आएंगी, क्योंकि जनता ने मूड बना लिया है। आलोक जी लोग आप एक चीज लिख लीजिए जो मैं आपको कह रहा हूँ। जी मैं लिख रहा हूँ, आप बताइए। कल सुबह जब पोलिंग शुरू होगी और शाम को जब बंद होगी, तो आप देखिएगा इन सीटों पे मेन चुनाव से ज्यादा वोटिंग होगी। और इसलिए वोटिंग होगी कि जनता इनको इस 7 सीटों पे सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। यानी कि आप लोग जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, इसीलिए रैलियां नहीं कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि जनता आपको ही वोट देगी, आप लोग ये आश्वस्त है ना। हाँ देखिए हमारी एक अपनी रणनीति भी है, दूसरी हम गरीब पार्टी है। हमसे उम्मीद मत कीजिए कि हम एक साल के लिए अरबों अरबों रुपया, करोड़ों करोड़ों रुपया पैसा लेकर के खड़े हो जाएंगे। कहां से करेंगे? हम लोग मजबूर लोग हैं, लेकिन हम लोगों को अपने मजबूरी से ज्यादा मजबूती का ज्ञान है कि हमारा कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरीके से कन्विंसिंग कर रहा है, पूरी तरीके से सारी चीजें कह रहा है। और आज मीडिया और सोशल मीडिया के मार्फत हमारे नेता को जो संदेश देना है वो दे रहे हैं। केवल एक जगह पे खड़े होकर के आप जो है ज्यादातर नीतियां वो बताइए जो आपने आपके हाथ में नहीं रही है। आप विदेशों की बात कीजिए और तमाम जगह की बातों कीजिए। आप ये बात मत कीजिए कि कहें आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में परिवर्तन करने के बाद जब काला बाजारी की छूट दी तो आलू 50 रुपए और प्याज जो है वो 100 रुपए किलो हो गया। तो ये जनता बताएगी इनको आने वाले समय में। 40% की जो बेरोजगारी दर है हमारी बहन ने बताया ही नहीं। -23.9% की जीडीपी जो इनकी है वो इन्होंने बताया नहीं, जनता बताएगी। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता के जहन में, हर शख्स के जहन में सवाल है। हमारे साथ कुछ और भी। कपिल जी मुझे आपसे 2 सवाल। एक तो अनु टंडन जी को लेकर के हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा था जब अनु टंडन जी पर चर्चा हो रही थी तो आप सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। आप ये सोच रहे होंगे कि ये लोग चर्चा ही कर रहे हैं, देखो हमारी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, क्यों ऐसे ही सोच रहे थे ना? नहीं देखिए, कोई भी आदमी गर्मजोशी से स्वागत करेगा जी। अगर कोई बड़ा नेता उसकी पार्टी में उसके विचार के साथ आता है और आस्था व्यक्त करता है तो उसका वेलकम है। और सभी लोगों को खुश होना चाहिए जिनके पार्टी में लोग आएंगे जी। हम भी चाहते हैं हमारी पार्टी का विकास हो। और वर्तमान समय में नेता गवा दिया, देखिए कपिल जी ने हाथों हाथ ले लिया इतने बड़े नेता को। वो ले रहे हैं, बिल्कुल ले, लेकिन हमें ऐसे थ्योरेटिकल ये बात एकदम सही, प्रैक्टिकली भी बता दीजिए जरा जी कपिल जी। देखिए प्रैक्टिकली जनता जानती है। सीधी सी बात ये है कि जनता इस बात को देखती है कि जो सत्ता पक्ष है किस तरीके से संवैधानिक चूल्हे हिला रहा है। विकास के नाम पर सरकार बनाने आए थे, विनाश करके उत्तर प्रदेश का रख दिया। जंगल राज्य की जगह कहते थे कि हम राम राज्य स्थापित करेंगे और हम 0% टॉलरेंस की नीति रखेंगे, और ये सब आए तो सुपर फ्लॉप हो गई। और अब जो है 7.5% के करीब बढ़ चुका है अपराध, यानी कि जंगल राज तो अब कायम हुआ असल में। तो कुल मिला करके ये है जिस तरह से महंगाई है उसके साथ अब ये जनता देखना चाहती है कि हम किसको सत्ता में लाएं, कौन समीप है। तो सीधी सी बात है, हमारी पूर्ववर्ती सरकार चली थी और विकास परक सरकार चली थी। हमने लड़ाई भी इसी पे लड़ी थी कि काम बोलता है। हमने शुचिता का यज्ञ अपने पार्टी के अंदर किया था। और एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। इतना काम बोलता है, इतना काम को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं। एडीआर की जो रिपोर्ट आई है उसमें एसपी और बीएसपी ने 5-5 उम्मीदवार जो हैं वो दागी उतारे हैं। जब काम बोलता है तो भाई आप स्वच्छ छवि के उम्मीदवारों के बीच जाइए ना, प्रत्याशियों को उतारिए ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने आलोक जी किया है। मेरी तबीयत प्रसन्न हो गई क्योंकि हमको कहने का अवसर मिला। मैं एक चीज बता दूं कि जो हमारे प्रत्याशी हैं उन पर एक पे भी कोई
कोई भी बलात्कार, यहाँ तक कि 354 कोई भी धारा नहीं लगी हुई। जो भी धाराएं हैं राजनीतिक लगी हुई हैं, 302 307 भी नहीं। आप एक बात सोचिए कि जिस प्रदेश के मुखिया 302 के मुलजिम हो, डिप्टी मुख्यमंत्री जो है वो मुलजिम रहे हो, प्रधानमंत्री जी दंगा फैलाने के मुलजिम रहे हो, तो अगर इन पर भी रोक लग जाती है और इनको टिकट नहीं मिलता तो क्या ये डिफाइन कर रहे हैं ऐसे कि वो आरोप निराधार थे? तो शबनम जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हर पार्टी डिफाइन कर रही है। अपहरण का मामला बहन था तो आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आप कई विधायक कह रहे थे, देवमणि द्विवेदी जी सुल्तानपुर से हैं, उनमें से एक के विरुद्ध बताइए आपने कोई एक्शन लिया? तो अगर आप कलेक्टिव मोड में काम करेंगे तो आप अपराध नहीं रोक पाएंगे। यही कारण है कि आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट जो आई है उसमें अपराध 7.30% बढ़ गए हैं। तो जब आप कलेक्टिव होकर के काम कीजिएगा तो आप अपराध और बैड अपराध और गुड अपराध देख रही हैं। आप अपने तरफ के अपराधियों को गुड देख रही हैं और जो बाकी है उनको आप दूसरे पे सौंप दे रहे हैं। इस बात को भी तो सोचिए कि आप कलेक्टिव काम कर रहे हैं। खैर मनाइए कि दूसरे नंबर पर है मनीष। जब हम कि पवन जी गलत बोल रहे हैं, इनको इंटरप्ट करने दीजिए मुझे। हाँ, आपको मौका दे रहा हूँ मैं। चलिए अपनी बात रखिए। पत्रकार की तो आवाज दबाएंगे। गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं, 150 विधायक इनके हैं जिन पे गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। इनके मुख्यमंत्री पे 302 और 307 की अधिकारी चल रहा है, इनके डिप्टी मुख्यमंत्री पे गंभीर अपराध का चल रहा है और आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पे, अरे जिसका मुखिया ही है ठीक है गंभीर धाराओं का मुलजिम होगा, आप उसकी क्या बात करेंगे? गृह मंत्री जी आदरणीय जो है वो तड़ीपार रहे हैं, वो जो है फर्जी एनकाउंटर के मामले में रहे हैं, सारी चीजें रही है उनके ऊपर भी तो रहे, उसके बाद इलेक्शन वो कैसे लड़े? आज भी 225 साल का 225 साल का इनके दादी है, इनके 150 विधायक चाहिए, हमारे कौन से दादी है? जरा बताइए। आपने कैसे समाजवादी पार्टी को भी बहिष्कृत कर दिया? कपिल जी, ये दुर्भाग्य की बात है कि समाजवादी पार्टी ने आपको एक प्रवक्ता के रूप में बैठाया है और आप ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। आप कपिल जी समझे मेरी बात की बात आपके लिए होनी चाहिए कि आप उस पार्टी को महिमा मंडित कर रहे हैं जिसने 225 हमने किसी पार्टी का महिमा मंडित नहीं किया है। हम ये कह रहे हैं जो भी पिछले 30 साल में हुआ है वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी इनके गुंडों ने इन्होंने गुंडों को पाला, गुंडों को पाला, गुंडों को बढ़ाया और आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इन्होंने ये सारा पूरी तरीके से गलत बयानी कर रहे हैं, जिसके 225 सांसद आपराधिक मुकदमे में देखता हूँ, जिसके एमजीएफ पर के खिलाफ 20 महिला पत्रकारों ने बलात्कार का आरोप लगाया हो, आपने उससे उनकी बात नहीं की। आप उस समाजवादी पार्टी की बात करते हैं कि मैं 10 नाम पूछ लूं तो आप नहीं बता पाएंगे। कपिल जी, आपके पास ये जो घमंड है ये घमंड टूट जाएगा। घमंड भाई साहब नहीं, आप भाजपा के प्रवक्ता बने हुए हैं। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, 302 के मुलजिम मुख्यमंत्री है, 307 के मुलजिम मुख्यमंत्री है, क्या कहना चाहते हैं आप? उनके बारे में क्या कहेंगे? कोई भी राजनीतिक उनके बारे में क्या कहेंगे? भाजपा के प्रवक्ता बन के बैठे हैं। मनीष, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि कोई भी राजनीतिक दल होता है, अगर आपने कह दिया कि आपकी पार्टी में इतने अपराधी हैं, आप किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आ रहे हैं, तो उल्टा यही सवाल इन विपक्षी दलों का उठता है। आप तो इस पार्टी के प्रवक्ता है। पूछ रहा हूँ विपक्षियों ने बना रखा है कि अब किसी की सुनना नहीं है। चलिए सबको सांसद 225 सांसद इनके जो है वो दागी है, उस पर ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने इन्होंने झूठ की बात क्यों फैलाई? इन्होंने झूठ की बात क्यों फैलाई? कत्ल करवाने का आरोप किसी पे लगाओ, किसी पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर रही हो, उनकी बात ये करेंगे नहीं। मनीष अपनी बात रखिए। देखिए, ये जो पहल है ये किसी आपने एमजीएफ पर के खिलाफ 20 महिला पत्रकारों का था, एक भी थाने में अगर 376 का मुकदमा हुआ होगा बताइए। जिस पार्टी ने टेंडर को अपने गले से लगाया हो और जिसने पूरी पिटिया के खानदान को साफ कर दिया हो, योगी आदित्यनाथ 6 महीने के बाद उसका एफआईआर दर्ज किया हो और उसके पिता की मौत जो है पुलिस अभिरक्षा में हुई हो, अपनी कमी नहीं दिख रही है, आपको अपनी कमी नहीं दिख रही है, दूसरे की कमी दिख रही है, आपको अपनी पार्टी की कमी नहीं दिख रही है, आपने इतने माफियों को टिकट दिया, आपको नहीं दिख रहा है। और वही कार्रवाई हो रही है जो पिछली सरकार ने जो
तो जनता को भी ऐसा लगता कि शायद सपा भी अपराधियों का सफाया करना चाहती है, पर इसके तौर पे जान गई है कि ये जो आतंक का माहौल जनता के बीच में फैला, आपने चाय और काढ़ा पिलाने में घोटाला किया है, पूरे प्रदेश के अंदर सारी चीजें आ गई, पीएफ का घोटाला आपने किया है, ये सारी चीजें सामने आ चुकी है। किससे छुपा रही है? उद्यान घोटाला आपने किया है, आपके मंत्री के निजी सचिव घूस लेते पकड़े जाते हैं। है तो निश्चित तौर पे इन्हें मैं आज घोटाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आज जनता के हित की बातें कर रहा हूँ कि कौन कौन सी राजनीतिक रिफिल नहीं हुई, दोबारा उज्ज्वला योजना लेके बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता नहीं है। अरे प्रवक्ता के तौर पे बोलिए, मैं आपका वेलकम करता हूँ। आप एज ए प्रवक्ता बोलिए। प्रवक्ता के तौर पे बोलिए, आपका वेलकम है। अरे कपिल जी, आप सुनना भी करिए, अगर सुनेंगे तभी अच्छा काम करेंगे। अभी आप सुनिए, आपकी भी तारीफ हम कर रहे हैं। अभी सुनिए, आप आपकी अपनी तारीफ की इंतजार करिए। तारीफ ना करें, सुनिए, जो काम अच्छा होता है जो आप है वो उसकी तारीफ की जाती है, जो काम अच्छा होता है उसकी तारीफ की जाती है। हमारे यहाँ बहु बेटियां जो बीतियां नहीं बना है, वो सारी चीजें कागजों पे है, उनमें पानी नहीं है। दिन भर खाना 10,000 रुपए में मुखिया बांट के खाते हैं। आप आइए, आपको मैं घुमाता हूँ गोरखपुर के 50 गाँव, गोरखपुर के 50 गाँव में घुमा दूंगा। 400 नाम पे केवल ठगी गई है। आपको किस तरह जांच बैठी हुई है, तो क्या हो हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपको सच्चाई नहीं सुनना पसंद आ रहा है, आपको सच्चाई नहीं पसंद आ रही है। कपिल धर्माधर्म की बात करते, आप इस तरह चर्चा हो रही तो आज डिस्कशन हो रहा है। कपिल श्रीवास्तव जी ने अपनी बात रखी, समय नहीं है। कपिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप उपचुनाव को लेकर फाइनल कमेंट में आपसे कपिल सर, आपने मेरे कान कोने पे कैसे सवाल उठाया? आप मेरे पिता है क्या? कपिल जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कपिल जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं उपचुनाव में, और कुल मिलाकर के अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त? जल्दी से कैसे प्रश्न उठाया? मैं आपके कान कोने पे प्रश्न उठाता हूँ। आप निम्न जाति के व्यक्ति हैं, आप कास्ट नहीं है। चलिए मैं ये कपिल जी से सवाल, चलिए खाली कपिल जी हेलो कपिल जी, होश में हो तुम? चलिए भाषा की मर्यादा बनाए रखे। चलिए ठीक है। मनीष मैं आपसे सवाल का जवाब, कुल मिलाकर के उपचुनाव में क्या बीजेपी अपनी सीटें बचाने में कामयाब रहेगी? उपचुनाव को लेकर के ठीक है कपिल जी घमंड दूर हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए कुछ चीजें जनता पे भी छोड़ दीजिए, जनता पे मिलेगा। चलिए ठीक है, यही अगर सपा रह गई तो सपा दोबारा नहीं रहेगी प्रदेश में, इसको मिलेगा। किसको फायदा मिलेगा, किसको नफा होगा, किसको कुल मिलाकर के जिसने काम किया होगा। चलिए मनीष, एक फाइनल कमेंट में आपसे, कुल मिलाकर उपचुनाव में क्या बीजेपी अपनी सीटें बचाने में कामयाब रहेगी? मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ जी कि समाजवादी 7 सीट पे अपना बेहतरीन प्रदर्शन की है, और आखिरी दिन के अगर चुनाव प्रचार में आपने देखा होगा कि जनता का जितना समर्थन हम लोग को प्राप्त हुआ, किसी को प्राप्त नहीं हुआ। मैं सीधी स्पष्ट बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में उखड़ फेंकी जाएगी और जनता ही उखाड़ने का काम करेगी। और दूसरी चीज, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि कभी किसी व्यक्ति, चलिए शबनम जी, एक फाइनल कमेंट आपसे, लगातार विपक्षी किस तरीके